आप सुन रहे हैं रात की कहानी मेरे यानी रोहित के साथ। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं नई कहानी डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम ईश्वर है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बिल्कुल सच्ची है। यह कोई बनाई हुई कहानी नहीं, ना ही किसी किताब से ली हुई है। ये कहानी है मेरे नाना जी की, उनके साथ बीती एक डरावनी रात की, जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह बात उस समय की है जब मेरी गर्मियों की स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। हर साल की तरह इस बार भी मैं अपने मामा जी के घर गया था। मामा जी का घर बहुत बड़ा था, पूरा पक्का नहीं था, कुछ हिस्सा कच्चा था, मिट्टी और गोबर से लिया हुआ। चारों तरफ खुला आंगन, सामने नीम का पेड़ और पीछे खेत ही खेत। यह पूरा का पूरा गांव था, जहां सुबह मुर्गे की बांग से नींद खुलती और रात में अंधेरा इतना घना होता कि अपना ही हाथ खुद को दिखाई ना दे। मामा के घर में गाय, भैंस, बकरी सब कुछ था। सुबह उठते ही गौशाला में घंटियों की आवाज़ आती और शाम को पूरे गांव में धुएं और चूल्हे की महक फैल जाती। मुझे गांव बहुत अच्छा लगता था। शहर की भाग दौड़ से दूर, ना कोई मोबाइल ना टीवी, बस खुशी और हवा और सुकून। दिन भर मैं और मामा के बच्चे खेतों में दौड़ते, तालाब में नहाते और शाम को गिल्ली डंडा खेलकर थक कर घर लौट आते। लेकिन एक बात थी जो मुझे थोड़ी अजीब सी लगती थी। गांव के लोग बहुत जल्दी सो जाते थे। सूरज ढलते ही दरवाजे बंद, लाइट बुझ जाती थी और पूरा गांव गहरी नींद की चादर ओढ़ लेता था। एक दिन जब मैं खेल कर लौटा, उस समय मेरे नाना जी ने मुझे कहा, ईश्वर, ध्यान रखना बेटा, दिन ढलने के बाद घर से बाहर मत जाना। मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने पूछा, क्यों नाना जी, कोई दिक्कत है क्या? नाना जी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, अभी तू छोटा है, सब कुछ नहीं समझ पाएगा, बस मेरी बात मान, दूध पी और सो जा। पर नाना जी मुझसे बहुत प्यार करते थे और मुझे भी उनसे था, इसलिए मैं जिद कर रहा था, बार बार पूछ रहा था कि क्यों ऐसा बोल रहे थे। उस दिन गर्मियों की रात थी, लगभग 7 बजे होंगे। हम सब ने खाना खाया और खाट पर लौट गए। चारों तरफ सन्नाटा था, बस दूर से कहीं चिंगुरू की आवाज़ आ रही थी और कभी कभी जानवरों की। मैं नाना जी के पास लेटा था और बार बार वही सवाल पूछ रहा था, नाना जी बताइए ना, बाहर जाने से क्यों मना कर रहे हो? नाना जी काफ़ी देर तक चुप रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी याद में खो गए हों। फिर उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, अच्छा, अब तू इतना जिद कर रहा है तो सुन बेटा, यह बात तब की है जब मैं जवान था। मुझे कुश्ती लड़ने का बहुत शौक था। पास के गांव मुझे कुश्ती लड़ने के लिए बुलाया करते थे और मैं वहां जाया करता था। उस जमाने में ना बाइक थी ना कार। सफ़र के लिए सरकारी बस और बग्गी सबसे बड़ा साधन हुआ करते थे। मुझे कई इनाम मिले थे। लोग मुझे पहलवान के नाम से जानते थे। मेरा एक दोस्त था, चमन। एक दिन चमन मेरे पास आया और बोला, सुन दिलीप, आज शहर चलते हैं यार। मैंने चमन से पूछा, क्यों, क्या काम है? चमन बोला, अरे यार, बहन के घर शादी का न्योता देकर आना है। छोटे भाई की शादी है ना, सुबह जाएंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। उन जमानों में शादी के कोई कार्ड नहीं छपते थे, बस जाकर मुंह से ही न्योता दिया जाता था। तो मैंने हाँ कर दी। अगली सुबह करीब 6 बजे हम दोनों निकल पड़े। पूरा दिन का खाना पीना सब कुछ साथ रख लिया।
शहर पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगने वाले थे। 6:30 बजे सरकारी बस गांव के बस स्टैंड से निकली। खिड़की वाली सीट पर मैं बैठा था और पास में चमन। बस धीरे धीरे कच्ची पक्की सड़कों से होते हुए शहर की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में खेत, नहर और छोटे छोटे गांव आते रहे। मुझे थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। करीब 1 घंटे में बस में सो गया। जब बस शहर पहुंची तो हम दोनों उतर गए और चाय पीने लगे। चमन की बहन के घर पहुंचकर बातों में इतना समय बीत गया कि किसी को होश नहीं रहा। जब घड़ी देखी तो रात के 9 बज चुके थे। गांव जाने वाली आखिरी बस छूट चुकी थी। हम दोनों घबरा गए। उस जमाने में आज की तरह हर समय गाड़ियां नहीं मिलती थी। बस स्टैंड पर पहुंचे तो किसी ने बताया 10 बजे के आसपास एक बस आएगी। वो तुम्हारे गांव के पास वाले गांव होकर जाती है, वहां से पैदल चले जाना। पर वो गांव करीब 10 किलोमीटर दूर था। चमन बोला, यार रास्ता तो बहुत लंबा है, 10 किलोमीटर कोई वाहन ना मिला तो। उसी समय एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आया। उसने कहा, बेटा 10 वाली बस में ही चले जाओ, ज्यादा सोचोगे तो परेशानी बढ़ेगी। रात ज्यादा हो गई है तो रास्तों में डाकू और छलावे मिलते हैं। इतना कहकर वो चुप हो गया। बस ने हॉर्न दिया और हम दोनों उसी बस में चढ़ गए। बस जैसे ही चली, रात और गहरी हो चुकी थी। बस के अंदर कुछ गिने चुने लोग ही थे। कोई खिड़की से बाहर देख रहा था तो कोई चुपचाप सो रहा था। बस की आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। बाहर अंधेरा इतना घना था कि लग रहा था जैसे जंगल हमें निगल जाएगा। करीब 3 घंटे चलने के बाद बस अचानक रुकी। कंडक्टर ने आवाज लगाई, रामपुर गांव आ गया भाई, जिसको उतरना उतर जाओ। यही वो जगह थी जहां से मैं और चमन आगे जाने वाले थे। हम दोनों नीचे उतर गए। बस चली और उसके जाते ही चारों तरफ पूरा सन्नाटा छा गया। उतरते वक्त कंडक्टर मेरे पास आया और बोला, संभल कर जाना, रात ठीक नहीं है। इतना कहकर उसने मेरे हाथ में एक बीड़ी और माचिस थमा दी। मैं बीड़ी नहीं पीता, मैंने कंडक्टर से बोला। तभी कंडक्टर बोला, रख लो, रास्ते में काम आ सकती है। इतना कहकर वो बस में चढ़ गया और बस अंधेरे में कहीं गायब हो गई। चमन हंसते हुए बोला, चल बढ़िया हुआ, सुबह से एक भी बीड़ी नहीं पीती, ला मुझे दे। उसने बीड़ी जलाई और धुएं के छल्ले उड़ाने लगा। अब हम दोनों गांव की तरफ पैदल चलने लगे। रास्ता पूरी तरह कच्चा था। बीच में पतली सी पगडंडी और दोनों तरफ घने पेड़। कभी कभी उल्लू की आवाज आती, कभी गीदड़ की डरावनी हंसी। हर कदम पर दिल जोर से धड़क रहा था। कुछ दूर चलने के बाद हमें पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। चमन ने पीछे मुड़कर देखा। अरे ये तो कुत्ता है। एक काला कुत्ता उसके पीछे पीछे चल रहा था। कभी वो आगे तो कभी कुत्ता पीछे, कभी कुत्ता आगे तो चमन पीछे। हम दोनों ऐसे ही चलते जा रहे थे। चमन ने पत्थर उठाकर उसे भगाने की कोशिश की, पर कुत्ता भागा नहीं। कुछ देर बाद वो गायब हो गया। हम दोनों ने राहत की सांस ली, पर थोड़ी ही देर में वो फिर दिखाई दिया। लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ थी। अब वो कुत्ता नहीं लग रहा था। कभी वह जानवर बिल्ली जैसा दिखता तो कभी लोमड़ी और कभी कुत्ता। हम दोनों डर चुके थे। चमन की आवाज कांप रही थी, दिलीप मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा भाई। सच तो ये था, मैं खुद भी डर चुका था,
पर जता नहीं रहा था। मैंने बस चमन से इतना कहा, रुक मत, चलता रह, डर कम लगेगा। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ जिनकी परछाइयाँ राक्षस जैसी लग रही थी। बीच में एक पतला सा रास्ता जो कहीं ख़त्म नहीं हो रहा था। मुझे लगा ये रात कभी ख़त्म नहीं होगी। अचानक वो जानवर दिखना बंद हो गया। अब सब ठीक लग रहा था। सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी देर और गांव पहुंच ही जाएंगे, मैंने चमन से कहा। पर यही हम लोगों की सबसे बड़ी भूल थी। अचानक पीछे से एक भारी आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो? हम दोनों ठिठर गए। धीरे धीरे पीछे मुड़े। वहाँ एक आदमी खड़ा था, करीब 40 साल का। शरीर इतना मजबूत जैसे रोज कुश्ती करता हो। चौड़ा सीना, मोटी गर्दन और आंखों में अजीब सी चमक। हमें लगा चलो अच्छा हुआ कोई इंसान तो मिला। वो आदमी भी हमारे साथ चलने लगा। रास्ते में हम तीनों आपस में बातें करने लगे। नाम पता पूछा गया। फिर अचानक उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और बोला, दिलीप, चल कुश्ती लड़ते हैं। मैं चौंक गया। इसे कैसे पता लगा मेरा नाम? इसे तो मैंने बताया भी नहीं कि मैं कुश्ती करता हूँ। मैंने सोचा शायद अंदाजा लगाया होगा, क्योंकि मैं भी हट्टा कट्टा तंदुरुस्त आदमी था। तो मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर बोला, भाई ये कुश्ती का समय नहीं, घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। वो आदमी अचानक रुक गया। उसकी आवाज़ अब और भी भारी हो चुकी थी। नहीं, आज कुश्ती तो लड़नी पड़ेगी। उसी पल मुझे समझ आ गया ये इंसान नहीं है। जैसे ही मैंने उसके पैर देखे, मेरी सांस अटक गई। उसके पैर पूरी तरह उल्टे थे, पर मैंने चमन को कुछ नहीं बताया। अगर उसे पता चल जाता तो शायद वहीं डर के मारे वो बेहोश हो जाता। वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आवाज़ अब इंसान जैसी नहीं थी। दिलीप, आज कुश्ती लड़नी ही पड़ेगी। मैं समझ चुका था ये कोई साधारण इंसान नहीं, ये वही था जिसे गांव वाले छलावा कहते हैं। डर के बावजूद मैंने हिम्मत की। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं जानता था अगर डर गया तो आज जान नहीं बचेगी। मैंने अपनी खड़ी देहाती आवाज़ में कहा, ठीक है, अगर कुश्ती लड़नी है तो यहीं लड़ते हैं। वह अजीब तरह से हंसा। उसकी हंसी गिदड़ जैसी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा में सूखे पत्तों की सरसराहट। जैसे ही उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैंने दाव लगाया, पर कुछ भी असर नहीं हुआ। मैंने ज़िंदगी में ना जाने कितने पहलवान पटके थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वो मुझे एक खिलौने की तरह उठाकर पटक रहा था। मेरी पीठ मिट्टी में धंस गई। मैं उठा, फिर से भिड़ा। फिर वही हालत। उसकी ताकत इंसान से कई गुना ज़्यादा थी। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। मुझे पहली बार अपनी मौत सामने दिख रही थी। चमन डर के मारे कांप रहा था। वो बार बार पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, चमन, बीड़ी जला। वो पहले तो समझा ही नहीं। मैंने फिर चिल्लाया, जल्दी कर चमन, बीड़ी जला। उसे याद आ गया कि मैंने कहा था छलावे आग से डरते हैं। चमन के हाथ कांप रहे थे। माचिस गिर गई। माचिस फिर उठाई। बीड़ी जल गई। जैसे ही छलावे की नज़र आग पर पड़ी, वो पीछे हट गया। उसका चेहरा बदलने लगा। अब वो आदमी जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई। आवाज़ गहरी और भयानक, आज तुम बच गए। उसने गुस्से से जमीन पर पैर मारा। चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की डालियां आपस में टकराने लगी। मैंने चमन का हाथ पकड़ा। चल भाग चमन।
हम दोनों पूरी ताकत से भागने लगे। पीछे से उसकी आवाज आई, अगली बार तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी हंसी अब भी हमारे कानों में गूंज रही थी। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस दौड़ते जा रहे थे। पता नहीं कितनी देर भागे। जब रुककर देखा तो दूर गांव की पहली झोपड़ी दिखी। मुर्गे की आवाज आई। सुबह हो चुकी थी। हम दोनों सीधे घर पहुंचे। मैं घर पहुंचकर फूट फूट कर रोया। पूरे परिवार को सब कुछ बता दिया। उस दिन के बाद मैंने कभी रात में अकेले सफ़र नहीं किया। इतना कहकर मेरे नाना जी चुप हो गए। उनकी आंखें नम थी। वो डरे हुए थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। इसलिए बेटा, दिन ढलने के बाद बाहर मत जाना। कुछ दिन बाद मैं अपने घर लौट आया। आज मैं बड़ा हो चुका हूँ। मेरे नाना जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी ये कहानी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुनते रहें रात की कहानी मेरे यानी रोहित के साथ।